हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर एटम मॉडल। इस पे देखिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी इसका आने की संभावना रहती है, क्योंकि अधिकतर जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ये आप इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप देख रहे होंगे जब किसी एक एटॉमिक मॉडल में जो कमी है उसको दूर करने के लिए ही एक दूसरा एटॉमिक मॉडल आ रहा है, तो इसको हम लोग किस नंबर पे पढ़ रहे हैं? तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। तो इसका मतलब ये क्यों आया होगा? सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए आया होगा। ठीक, जैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की कमी क्या थी कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो उनका जो बोहर साहब का पॉस्टुलेट था वो क्या था? आर्बिट्रेरी था, तथा साथ ही साथ वो स्पेक्ट्रल लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को नहीं डिफाइन कर पा रहा था। तो उस मॉडल की ये कमी, उस मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल आया। और सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो बोहर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन सर्कुलर ऑर्बिट में ही बस हो सकता है, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा। तथा साथ ही साथ उन्होंने रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि चूंकि इलिप्टिकल पाथ पर डिफरेंट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, इसका मतलब इसमें रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इस तरीके से इन दो संशोधन के द्वारा जो बोहर्स मॉडल में जो दो संशोधन किए गए, पहला आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट और दूसरा आइडिया ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, इन दो संशोधन से सोमरफेल्ड साहब ने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, ये आप पीछे देखे भी होंगे। लेकिन अब जब फिर सोमरफेल्ड साहब के थ्योरी को कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा में इस्तेमाल किया गया, जैसे सोडियम एटम के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने में इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे ये फेल हो गए। तथा साथ ही साथ जो फाइन स्ट्रक्चर ये बता रहे थे, उस फाइन स्ट्रक्चर में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जो टूट रही है फाइन स्ट्रक्चर में, वो कितनी फाइन स्ट्रक्चर होंगी उस स्पेक्ट्रल लाइन की, उसको ही नहीं बता पाए। मतलब नंबर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर भी ये नहीं बता पाए। तथा साथ ही साथ जो फाइन स्ट्रक्चर मिल रही थी स्पेक्ट्रल लाइन की, उसके इंटेंसिटी को भी ये नहीं बता पाए। तथा साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया था कि अगर हम किसी एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है? उससे जो एटम का स्पेक्ट्रा है वो उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स के वजह से भी स्प्लिट हो जाता है। उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो था उसको सोमरफेल्ड साहब ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए एक नया एटॉमिक मॉडल आया और जो आपका क्या था? वेक्टर एटम मॉडल था। ठीक, इस वेक्टर एटम मॉडल में हम लोग काफ़ी अच्छे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक, पहले हम देख लेते हैं क्या एग्ज़ाम में लिखना है और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो एटम मॉडल है इसको दो पार्ट में बनाऊँगा। आज पहला पार्ट होगा और कल फिर एक इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाने से कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर वीडियो लंबा ना बनाया करिए। लेकिन मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। कई बार मजबूरी रहता है, कोई टॉपिक ऐसा आता है जो ज़्यादा टाइम लेता है और कोई टॉपिक ऐसा भी होता है जो कम टाइम में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जानकर कोई वीडियो लंबा बनाया जा रहा है या जान के कोई वीडियो छोटा बनाया जा रहा है। ये पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि टॉपिक के अकॉर्डिंग टाइम लगता है, जैसा टॉपिक है वैसा वीडियो बनाने में टाइम लगता है। ठीक, तो अब देखिए एग्ज़ाम में क्या लिखना है, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम में यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे? बोहर्स एटॉमिक मॉडल कुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोजन टाइप एटम। ठीक, ये जो प्रॉब्लम था सिंपलेस्ट हाइड्रोजन टाइप एटम का, उसको तो एक्सप्लेन कर लिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इवन इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम। ठीक, इट कुड नॉट के आगे एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, फुल स्टॉप लगा के बट इट लगा लीजिएगा। ठीक, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इवन इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम का क्या था फाइन स्पेक्ट्रा था, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, अब अगले चीज़ देखिए,
सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल आया, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फाइन स्ट्रक्चर, लेकिन जो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बोहर साहब, उसको सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो बोहर साहब का सर्कुलर ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था उसको मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में न होकर इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा, तथा इलेक्ट्रॉन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो रिलेटिविस्टिक मास वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट और आइडिया ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करके फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन एक्सप्लेन कर दिया। बट लेकिन दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, लेकिन ये थ्योरी जो जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट दैट इज अर्थात स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिव, मतलब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तथा साथ ही साथ इट विल आल्सो नॉट गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और जो स्पेक्ट्रल लाइन टूट रही हैं ठीक फाइन स्ट्रक्चर में उसका क्या इंटेंसिटी होगा उसको भी ये नहीं बता पाए। तो वही लिखा गया कि इट विल आल्सो नॉट गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन के इंटेंसिटी के बारे में भी इन्होंने क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक, फिर आगे देखिए क्या लिखा गया कि द वेक्टर एटम मॉडल वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अर्लियर मॉडल। जो वेक्टर एटम मॉडल था इसको क्या किया गया, एग्जिस्टेंस में लाया गया, क्या करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मिल रहे थे जो सोमरफील्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, लिखा गया ना बाई अर्लियर मॉडल, मतलब जो अभी तक जो एटॉमिक मॉडल मिले थे सोमर और बोहरफील्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें जो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाई गई थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया एटॉमिक मॉडल आया एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। और जो ये आपका वेक्टर एटॉमिक मॉडल था ये क्या था, एक्सटेंशन था। किसका एक्सटेंशन था, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल का था। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि अगर एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि एक्सटेंशन ऑफ सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, तब उसमें आपको याद रहे कि वेक्टर एटम मॉडल ही उसका आंसर होगा और वेक्टर एटम मॉडल ही लिखना है। जैसे हम लोग पढ़े थे सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, एक्सटेंशन है किसका, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक, तो लिखें इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सोमरफील्ड मॉडल फुल स्टॉप एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस न्यूली डेवलप मॉडल इज, और इस न्यूली डेवलप मॉडल का जो इम्पॉर्टेंट फीचर था ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, और दूसरा क्या था, स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया, एक क्या दिया, स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया और दूसरा क्या दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो देखिए इन्होंने बताया अभी तक सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, लेकिन वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पेस में इन ऑर्बिट का भी क्या होता है, ओरिएंटेशन होता रहता है। मतलब ये ऑर्बिट जो अभी तक हम लोग ऐसे फिक्स का समझ के पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर रहा है, वास्तव में स्पेस में इस ऑर्बिट का भी क्या होता है, रोटेशन होता रहता है। मतलब ये ऑर्बिट भी क्या करते हैं, रोटेट होते रहते हैं। ठीक, ये ऑर्बिट भी क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। उसी चीज़ को क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक, और उनका क्वांटाइजेशन रूल क्या होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बोहर्स में पढ़े थे कि जो ऑर्बिट क्या होगा, क्वांटाइज होगा और जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, NH कट इक्वल टू NH/2 पाई होगा। वैसे जब क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में, साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी क्या होता है, रोटेट करता रहता है। मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट भी क्या करता है, घूमता रहता है। मतलब ऑर्बिट का ही मोशन होता है और इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होता है। तो इसके लिए क्वांटाइजेशन रूल क्या होगा उसको देखा जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक, अभी तक देखिए क्या था, इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन अब ऑर्बिट भी क्या करने लगा, घूमने लगा। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेस क्वांटाइजेशन। तथा साथ ही साथ दूसरा स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, इसको भी यही पढ़ा जाएगा, पहले इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लें। ठीक, तो अब चल रहे हैं इसके बारे में लिखने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लास्ट सेशन में हम लोग दो फीचर पढ़े थे जिसको इंट्रोड्यूस करके वेक्टर एटम मॉडल बनाया गया था। पहला क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, और दूसरा क्या था, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस।
तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट उठाए हैं और इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको 1 मिनट में समझाता हूँ, फिर जो लिखा हूँ उसको पढ़ के समझाऊंगा। ठीक, तो देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा जिसके एंगुलर मोमेंटम क्या हो, क्वांटाइज हो, जो L = ns कट या NH/2 पाई होगा। ठीक, फिर यही कॉन्सेप्ट लगाकर सोमरफेल्ड साहब ने इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए 2 क्वांटाइजेशन रूल दिया था, PR और P थीटा वाला, आपको याद होगा अगर लेक्चर देखेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ स्पेस क्वांटाइजेशन देखा जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या, अभी तक हम लोग जान रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन है वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर ही रहा है, साथ ही साथ अब ये ऑर्बिट भी क्या करना चाहिए, स्पेस में रिवॉल्व करना चाहिए। मतलब ऑर्बिट भी क्या होगा, स्पेस में कुछ ऐसे ऐसे क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक, तो अब ऑर्बिट भी क्या करेगा, स्पेस में रिवॉल्व करेगा, तो इसके लिए जो क्वांटाइजेशन रूल लिखा जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक, मतलब अब ऑर्बिट भी स्पेस में क्या है, रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी अब स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, और यही जो कॉन्सेप्ट होगा इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, और इसके लिए क्वांटाइजेशन रूल क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, हेडिंग डाले, अब लिखेंगे कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल एंड इलेक्ट्रॉन पजेस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो वो क्या होता था, 2 डायमेंशन होता था, और लास्ट टर्न पे आप देखे थे इलेक्ट्रॉन क्या रखता था, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता था। ऐसे फिगर बना रहा हूँ, ये क्या था, न्यूक्लियस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, और तो क्या था, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, एक R था, एक क्या था, थीटा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, ऐसे कोऑर्डिनेट जिनके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को करेक्टली क्या कर लेते थे, डिफाइन कर ले रहे थे। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ रही थी, एक क्या था आपका R था, एक क्या था, थीटा था। तो लिखे हेंस ओनली 2 क्वांटम नंबर ऑफ सफिशिएंट टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक, तो इस वजह से हमको 2 क्वांटम नंबर सफिशिएंट थे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए। किसी इलेक्ट्रॉन का जो एटम में ऑर्बिट है उसको डिफाइन करने के लिए हमको बस 2 क्वांटम नंबर सफिशिएंट थे। एक क्या था, R था, रेडियल क्वांटम नंबर, और एक क्या था, थीटा था। ठीक, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर आगे क्या लिखे हैं, बट इन जनरल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 3 डायमेंशनल एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन पजेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट ये इन जनरल देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और क्वांटम मैकेनिक्स भी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो जब 3 डायमेंशनल होगा तब हमको अब 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर मोशन लीनियर है तो 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, मोशन 2D में है 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, मोशन 3D में होगा तो 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ये तो आप जान ही रहे हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा, जब मोशन 3 डायमेंशन में है तो इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेगा। हेंस एन एडिशनल क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द ट्रू स्टेट। अतः अब इलेक्ट्रॉन के करेक्ट स्टेट को बताने के लिए अब हमको एक और एडिशनल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो 2 क्वांटम नंबर थे, तो ये तो बता रहे थे कि जब क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट में हो रहा है, और ऑर्बिट क्या फिक्स है, मतलब प्लेन में है। लेकिन अब वास्तव में एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये इलिप्स भी क्या करते हैं, इलिप्स भी क्या करते हैं, इलिप्स का भी ओरिएंटेशन होता है। जिसका मतलब अब ये पूरा का पूरा, मान लीजिए इलिप्स किसी कंडीशन में ऐसे है, इलिप्स कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, मतलब ये देखिए स्पेस में भी थोड़ा है। अगर आप इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो अब ऑर्बिट का रोटेशन होगा कुछ ऐसे होगा। ये ऑर्बिट क्या होंगे, ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देख रहे हैं ना, ऑर्बिट का भी स्पेस में रोटेशन हो रहा है, तथा साथ ही साथ अब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में रोटेट तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस स्फीयर क्या, अगर स्पेस माने तो स्पेस के अंदर भी ऑर्बिट का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक, तो जब स्फीयर में चले गए हैं तब स्फीयर में हमको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, और आप BSc फर्स्ट सेम में पढ़े हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ते थे, और कौन कौन सा होता था, R, थीटा, फाई, 3 कोऑर्डिनेट होते थे।
तो अब देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन 3 डायमेंशनल ऑर्बिट द ऑर्बिट में पोजेसेस ऑल ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा 3 डायमेंशनल ऑर्बिट में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हर एक क्या ऑर्बिट में पोजेस ऑल ओरिएंटेशन, तो ऑर्बिट का क्या होगा, कोई भी ओरिएंटेशन इसमें से हो सकता है। ऑर्बिट ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम सकता है, मतलब ये मान लीजिए ऑर्बिट है, ऐसे घूम रहा था, अब इसका ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, किधर भी ऑर्बिट घूम सकता है, तो कोई भी ओरिएंटेशन इस ऑर्बिट का हो सकता है। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस क्वांटाइजेशन, लेकिन इस स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आर अलाउड। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या आप ऐसे कहिए जो स्पेस क्वांटाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग केवल सर्टेन ओरिएंटेशन ही क्या होंगे, अलाउड होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ओरिएंटेशन ले लिया जाएगा। जैसे बोहर साहब ने बताया था कि जब ऑर्बिट क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रोटेट कर रहे हैं, तो वह इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन वही ऑर्बिट लिया जाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज हो, जो L=NH कट के आर्डर के बराबर था। वैसे ही वेक्टर एटम मॉडल बताता है या स्पेस क्वांटाइजेशन बताता है कि ऑर्बिट का मोशन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आप ऐसे एक बाल समझिए, बाल में क्या है, ऑर्बिट ऐसे घूम रहा है, किधर भी मोशन हो सकता है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें सब कुछ ओरिएंटेशन, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो सकता है, लेकिन स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग वही ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा जो क्या होगा, लिखा गया, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस क्वांटाइजेशन ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आर अलाउड। बस सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन भी ही अलाउड होंगे। ठीक, एंड टू ऑब्टेन, अब इन सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, तो टू ऑब्टेन द प्रीफर्ड कामा द एटम प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड far out simplicity assume the direction of magnetic field coincide with the electron direction। ठीक, अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, देखिए अभी तक इलेक्ट्रॉन का जो सोमरफील्ड अकॉर्डिंग, सोमरफील्ड मॉडल के अकॉर्डिंग था, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, तो हमको 2 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये बताता है कि ऑर्बिट का भी क्या होता है, स्पेस में ओरिएंटेशन होता है। तो अगर ये ऑर्बिट माने या अगर इसको आप इलिप्स कंसिडर कर रहे हैं, तो किधर भी ऐसे स्पेस में इसका ओरिएंटेशन कैसे भी हो सकता है। ठीक, अगर आप ऐसे ओरिएंटेशन देखना चाहें, मान लीजिए कि स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ऑर्बिट ऐसे ऐसे ओरिएंटेशन कर सकता है, और ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होगा। ठीक, तो अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या स्पेस में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक जब प्लेन में बात कर रहे थे 2 कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ रही थी, आर और थीटा की, लेकिन जब हम स्पेस में बात करेंगे तो हमको एक और एडिशनल कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती थी, आर थीटा फाई। तो क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया, हेंस एन एडिशनल क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द ट्रू स्टेट। ठीक, अब देखिए वेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन 3 डायमेंशनल ऑर्बिट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब 3 डायमेंशनल ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा, द ऑर्बिट में पोजेसेस आर ओरिएंटेशन। तो ये क्या होगा, इसका जो ओरिएंटेशन होगा, अगर कोई एक फिक्स डायरेक्शन से मेजर करें, मान लीजिए इससे डायरेक्शन फिक्स है, इससे मेजर करें, तो कोई भी ओरिएंटेशन ऐसे ऐसे किधर भी इसका इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन हो सकता है। लेकिन स्पेस क्वांटाइजेशन क्या कहता है, जो स्पेस क्वांटाइजेशन कहता है कि ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आर अलाउड। और क्या होगा, एक सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ही अलाउड होगा। जैसे बोहर से टाइम मॉडल कहा था कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, लेकिन क्या होगा, बस वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा NH कट ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब जो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक, जो क्या होगा आपका क्वांटाइज्ड होगा। तो क्या लिखें, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस क्वांटाइजेशन ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आर अलाउड, फुल स्टॉप, टू ऑब्टेन द प्रीफर्ड। अब कौन सा प्रीफर्ड होगा, कौन सा किस में ओरिएंटेशन होगा, किस ऑर्बिट में। ठीक, मतलब कौन सा ओरिएंटेशन वाला, किस ओरिएंटेशन वाला ऑर्बिट हमको लेना है, उसके लिए क्या करेंगे, एटम को प्लेस कर देंगे किसमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये तरीका होता है एटम को अगर ओरिएंटेशन पता करना है कि कौन सा ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन, मतलब
जो ऑर्बिट का ओरिएंटेशन है वो कौन सा अलाउड होगा, तो उस अलाउड ऑर्बिट के ओरिएंटेशन को पता करने के लिए एटम को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। तो वही लिखे हैं कि द एटम प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर आवर सिंप्लिसिटी, और अपने सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोइंसाइड विद द जेड एक्सिस, और अपनी सुविधा के लिए हम मान लेंगे कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, मतलब उसी के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ये तरीका है प्रॉब्लम को आसान बनाने का। ठीक, अब ये आगे इससे खतरनाक प्रॉब्लम आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, नाउ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटिटी। बताया ना, जब जैसे मान लीजिए बाल के अंदर ऑर्बिट रोटेट कर रहा है तो स्पेस हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो गया, तो 3 क्वांटिटी जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन सा होगा, r, थीटा, फाई। ठीक, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ 3 कंपोनेंट। अब क्या होगा, पिछले केस में हम लोग देखे थे कि जब r और थीटा था तो 2 एंगुलर कंपोनेंट मिल रहे थे, पी आर और पी थीटा, लेकिन आज क्या है, एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट है फाई है, क्या होगा, पी आर, पी थीटा और पी फाई, 3 एंगुलर कंपोनेंट मिलेंगे। तो वही लिखा गया है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ 3 कंपोनेंट पी आर, पी थीटा एंड पी फाई करस्पॉन्डिंग टू आर थीटा फाई। आर थीटा फाई के करस्पॉन्डिंग पी आर, पी थीटा और पी फाई मिलेंगे। एंड द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट आल्सो बी क्वांटाइज एंड द कंडीशन आर। और ये जो 3 कंपोनेंट होंगे ये क्या होंगे, क्वांटाइज होंगे, क्योंकि यही स्पेस क्वांटाइजेशन का रूल है कि इसमें क्या होंगे, ये तीनों एंगुलर मोमेंटम होंगे, ये क्या होंगे, क्वांटाइज होंगे। और इनका वैल्यू क्या होगा उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब ये कंडीशन क्या होंगे, तो विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल में सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या होंगे, जो पी आर होगा, मतलब जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एन आर एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। इसको पी आर डी आर इक्वल टू एन आर एच कट लिख सकते हैं। ठीक, वैसे पी थीटा इक्वल टू टी एच अपॉन 2 पाई माने हैं, इसको पी थीटा डी थीटा इक्वल टू टी एच कट लिख सकते हैं। और पी फाई इक्वल टू एम एच अपॉन 2 पाई माने हैं, इसको पी फाई डी फाई इक्वल टू एम एच कट लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूले कहाँ से आए हैं, इसको मैं सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में 2 एक्सप्लेन किया था। ठीक, कि ये कहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि ये फार्मूले कहाँ से निकल कर आते हैं, इसको सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में जब एक्सप्लेन किया था क्वांटाइजेशन रूल तो उसमें बताया था। ठीक, और उसमें लिखवाया भी था कि ये सब विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से निकल के आते हैं। और विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या बताता है कि अगर क्या हो रहा है, पीरियाडिक मोशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट हैं उनको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का तो पीरियाडिक मोशन ही होगा ना, एक निश्चित टाइम पीरियड बाद वो क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को रिपीट करेगा। ठीक, मतलब अपने पोजिशन को रिपीट करेगा। तो पी आर डी आर इक्वल टू ए, पी थीटा डी थीटा इक्वल टू ए, पी फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ए, इंटीग्रेशन लगा के लिख सकते हैं। ये विल्सन सोमरफील्ड साहब ने बताया था। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखे हैं, वेयर एन आर टी एंड एम आर क्वांटम नंबर, जहाँ पे आपको भी पता है पिछले केस में एन आर था, यहाँ के लिखे थे, तो आप चाहे तो के लिख भी सकते हैं यहाँ भी। ठीक, तो एन आर टी एंड एम आर क्वांटम नंबर्स, जहाँ पे एन आर क्या है, एन आर इज कॉल्ड रेडियल क्वांटम नंबर एंड टी एंड एम आर कॉल्ड एम आर रिलेटेड टू एजिमुथल क्वांटम नंबर के एच, जहाँ पे के क्या है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिलेट कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए टी और जो यम है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर के सम के क्या होंगे, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे। ठीक, तो आप यहाँ टी एम के जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, और एट लास्ट में जब उसके नंबर लीजिएगा तो अगर यहाँ के यूज कर लिए तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर यूज कर दीजिएगा। लेकिन बुक वगैरह में यही सब फॉलो किया, तो इस वजह से आप भी इसी को ही फॉलो करिए, मैं यही सजेशन दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जिस बुक को फॉलो करते हैं, मतलब जो चीज़ जनरल वे में जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल आप नहीं यूज करते हैं, तो कॉपी चेक करते टाइम कई बार नंबर कट जाता है, मतलब उनको ध्यान नहीं आता है और वो नंबर कट कर सकते हैं कि ये सिंबल कहाँ से आ गया। ठीक, तो इस वजह से जो सिंबल प्रचलन में है उसी को आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, एन आर टी एंड एम क्वांटम नंबर हैं, जहाँ पे टी और एम क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर हैं, और उनको ऐसे हम रिलेट करके एक नए क्वांटम नंबर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, मतलब टी प्लस एम इक्वल टू के लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन स्पेस, जो ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का वो स्पेस में ऐसा होगा कि जो उनका प्रोजेक्शन हो एलॉन्ग द प्रीफर्ड डायरेक्शन इज क्वांटाइज, मतलब
ये एटम है, इस एटम को क्या करते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, ताकि पता चल सके कि इसका जो ओरिएंटेशन हो रहा है ऑर्बिट का वो किस डायरेक्शन में है। और देखिए ओरिएंटेशन क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन से लिया जाता है। जैसे आपके शहर का डिस्टेंस क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से मेजर किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए, जैसे गोरखपुर टू वाराणसी, गोरखपुर लखनऊ कितना डिस्टेंस है, तो हर शहर में क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, वहाँ से मेजर करके बताया जाता है। तो वैसे इस ऑर्बिट का क्या डायरेक्शन होगा, क्या कंडीशन होगा, उसको भी एक फिक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। और वो फिक्स एक्सिस पता लगाने के लिए, कौन सा अलाउड ओरिएंटेशन, उसको पता लगाने के लिए एटम को क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक। और एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको जेड डायरेक्शन से क्वांटाइज कर लेते हैं। मतलब जो जेड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन आप कह सकते हैं होगा, ठीक। वही डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा। और इसी एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं। अब उसी के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करके हम ऑर्बिट के ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इसको आगे अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आप घबराइए ना। अब देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है। जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, परछाई आप सुने होंगे, और साथ साथ ज्योमेट्री में भी आप प्रोजेक्शन पढ़े होंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ऐसे मान लीजिए, ये देखिए बोर्ड पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्कर का प्रोजेक्शन बन रहा है, इस मार्कर का इस प्लेन में क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है। तो ऐसे ही क्या है, इस ऑर्बिट का प्रोजेक्शन लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये लिखा गया कि द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन स्पेस आर सच दैट देयर प्रोजेक्शन अलोंग द प्रीफर्ड डायरेक्शन इज क्वांटाइज, कि जो उनका ओरिएंटेशन हो प्रीफर्ड डायरेक्शन में वो क्वांटाइज हो। अब मुझे जो फीलिंग आ रही है कि ये लाइन आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये लाइन जैसे से हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एटॉमिक थ्योरी में, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे नए नए चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उससे आप देखिएगा कैसे प्रोजेक्शन निकाला जाता है, ठीक। फिलहाल के लिए अब ये दिमाग में रखिए और इसको समझा, और इसका जो ऑर्बिट का ओरिएंटेशन है उसको मैं एक फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। फिगर अच्छे से समझिएगा क्योंकि बुक वगैरह में नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, ये मान ले रहे हैं कि ऑर्बिट का ओरिएंटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक। मान ले रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट आर पर यहाँ है, ठीक। इलेक्ट्रॉन किसी टाइम किसी पॉइंट आर पर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आर कंपोनेंट हो गया, ठीक। अब इसी आर कंपोनेंट का जेड रेफरेंस एक्सिस माने हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के डायरेक्शन में रखे हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनका डायरेक्शन क्या है, कोइंसाइड कर रहा है किससे, जेड एक्सिस से, ठीक। तो ये क्या है, मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट किसी क्षण ऐसे ओरिएंटेशन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पॉइंट पे है, जिसका यहाँ से डिस्टेंस जो क्या है, जेड एक्सिस के जो ओरिजिन पॉइंट, मतलब यहाँ से ओरिजिन आप ये कर सकते हैं, इससे डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इसका जो एंगल बनेगा इससे, यही क्या होगा, थीटा होगा। अब जो इसका प्रोजेक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इस प्लेन में होगा, इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन में कहीं यहाँ होगा। ये आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, मैं क्लास में पढ़ाया भी था, ठीक। तो जो इसका प्रोजेक्शन है कुछ ऐसे होगा। अब इस प्रोजेक्शन का जो ये एंगल होता है, यही क्या होता है, आपका फाई होता है, ठीक। तो यही देखिए 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है इसको डिफाइन करने के लिए। आर, इसका डिस्टेंस, थीटा, और क्या होता है, ये फाई होता है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। इसको आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। किसके, जो ऑर्बिट है उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है। क्लियर। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है और आर थीटा फाई को आप ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब जो इस ऑर्बिट का प्रोजेक्शन होगा इस पे मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इसका जो परछाई होगा इस ओरिएंटेशन का, वो भी क्या होना चाहिए, आपका क्वांटाइज होना चाहिए इस ऑर्बिट के क्वांटाइज होने के लिए, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग दूसरे स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, इस लाइन से आप कन्फ्यूज न होइएगा। ये लाइन का मतलब क्या है, आगे जब हम लोग एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे तो प्रोजेक्शन कैसे निकाला था ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ देखिए, इस आर के लांग जो कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का वो पी आर होगा, इस थीटा के लांग जो होगा वो पी थीटा होगा, और जो इस फाई के लांग होगा वो क्या होगा, पी फाई होगा, ठीक। अब हम लोग स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं वेक्टर एटम मॉडल का। दूसरा क्या था, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ये क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बस इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बस इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है।
लेकिन वास्तव में ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन था वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो हो ही रहा था, साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिनिंग भी हो रहा था। मतलब वो अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रहा था, घूम रहा था, और उसका मोशन वैसे ही हो रहा था जैसे अर्थ का मोशन क्या होता है, सन के अराउंड होता है। मतलब अर्थ तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता ही है तथा साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता रहता है, ऐसे दिन और रात होता है, आप पढ़ेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी ऐसे ही हो रहा था, केवल इलिप्टिकल ऑर्बिट में ना होकर उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिनिंग मोशन कर रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करते हुए क्या कर रहा था, वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को कंप्लीट करता था। मतलब देखिए जलेबी बन गया, ठीक, एक जलेबी की तरह उसका मोशन हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में आगे तो बढ़ ही रहा था, साथ साथ अपने एक्सिस पर स्पिन करते हुए बढ़ रहा था। इसी को क्या कहते हैं, स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। अब देखिए जब सर्कुलर निकल रहा है, जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा था तो हमको एक एंगुलर मोमेंटम की जरूरत पड़ रही थी। अब इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, इस वजह से अब हमको स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। मतलब अभी तक हम लोग को यल की जरूरत पड़ रही थी, जिसको पी आर पी थीटा हम ये कह सकते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम की जरूरत पड़ रही थी, जिसको पी आर पी थीटा वगैरह हम लोग कहे थे। अब हमको यस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी इसके स्पिनिंग को डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो बस यही पढ़ना है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ spectral line and to explain the Zeeman effect, the concept of spinning electron was introduced. Zeeman effect मतलब splitting of spectra in the presence of external magnetic field, it's called Zeeman effect। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तथा साथ ही साथ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हो रहा था, एक स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस व्हाइल इट मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये जो न्यूक्लियस के एटम के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही रहा है, ठीक, मूव while it moves around nucleus of atoms in its orbit। जब ये अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो इस दरमियान इसका ये इलिप्टिकल मोशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसका अपने एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग मोशन भी होगा। ठीक, उसी को क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक, लिखा ना, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करते हुए चलती है, मतलब अब जो इसका मोशन होगा कैसा होगा, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगी। कैसे, ऐसे ऐसे ये मोशन करते हुए आगे बढ़ेगी, सीधे ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगी। इसी को स्पिन वाले को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो बी क्वांटाइज। अब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्पिन भी क्वांटाइज होना चाहिए। अच्छा, क्वांटाइज होने का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे हम लोग को हर शाम पढ़े थे ना कि यल इक्वल टू क्या है, एन एच कट है, तो यल का वैल्यू जैसे तो बदलेगा वैसे यल का वैल्यू क्या है, एच कट, 2h कट, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। इसके बीच वाला वैल्यू नॉट अलाउड, इसके बीच वाला वैल्यू अलाउड नहीं है, बस एक स्पेसिफिक वैल्यू ही होगा एंगुलर मोमेंटम का। वैसे मतलब अब स्पिन को भी क्वांटाइज होना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू रखना पड़ेगा। हेंस अ न्यू क्वांटम नंबर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर इज इंट्रोड्यूस। अतः अब इसी स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की वजह से अभी तक तो बस एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यल पढ़ रहे थे, अब एक नया कॉन्सेप्ट यस क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक, अब देखिए यल भी क्या होता है, वेक्टर होता है, यस भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप पढ़े ना, प्लस हाफ और नीचे है तो क्या, माइनस हाफ। ये सब तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक, तो क्या है, ये देखिए क्या कर रहा है, ये इसका भी डायरेक्शन है, स्पिन का भी डायरेक्शन है, कब प्लस हाफ होगा कब माइनस हाफ, ये डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम तो आपका वेक्टर क्वांटिटी था ही, साथ ही साथ ये स्पिन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो लिखा गया सिंस स्पिन एंड ऑर्बिटल बोथ मोशन आर क्वांटाइज्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड में क्वांटाइज होंगे ही, इनका एक स्पेसिफिक वैल्यू तो होगा ही होगा क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ इनका डायरेक्शन भी होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। एंड दे आर कंसिडर्ड एज क्वांटाइज वेक्टर, इसलिए हम इनको एक क्वांटाइज वेक्टर कर सकते हैं। इनका वैल्यू क्वांटाइज है और इनका डायरेक्शन है, इनको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइज वेक्टर कर सकते हैं। ठीक, तो जब ये क्वांटाइज वेक्टर कहलाएंगे। ठीक, हेंस एटम मॉडल बेस्ड ऑन दिस क्वांटाइज वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर एटम मॉडल। अतः इस यल और यस के
क्वांटाइज वेक्टर पर बेस होने के कारण इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, वेक्टर एटम मॉडल। अब आपको समझ में आया होगा क्यों ये नाम पड़ा है। ठीक, यल भी क्वांटाइज है और यस भी क्वांटाइज है, साथ साथ दोनों का डायरेक्शन भी है, तो इस वजह से दोनों क्वांटाइज वेक्टर होंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करना है। इस वजह से इस मॉडल को जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होगा उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर एटम मॉडल कहते हैं। क्लियर? तो अब इसके आगे क्या क्या इससे रिलेटेड क्वांटम नंबर वगैरह यूज होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अगले वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो फिर हमारा 1 घंटे का बने, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं ये सोच के वीडियो 1 घंटे का बनाया था कि आप एक ही बार बैठेंगे और पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब वीडियो को मैं आज आधे पे छोड़ रहा हूँ, आधा पार्ट इसका कल के वीडियो में देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।